नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि ये इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ है जिसमें अभी तक हमने 19 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसके तहत हमने कृषि से संबंधित जो विभिन्न सेक्टर हैं उनका हमने डिस्कशन किया है। जिसमें हमने जो चालू किया था तो कृषि की बेसिक्स से लेकर के इसका महत्व क्या है, वो उस क्षेत्र में पूरी समस्याएं क्या है, हरित क्रांति क्या है, उसके बाद सब्सिडी क्या है, एमएसपी क्या है, इस सभी मुद्दों को हम वहाँ पहले पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं। उन वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो दर्पण सिविल सर्विसेज के चैनल पर जा करके वहाँ पे आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। चालू करते हैं आज का वीडियो जो है हमारा। तो आज का वीडियो में हम दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पहला एक हम पढ़ने वाले हैं खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सी त्रिविमीय अवधारणा क्या है। त्रिविमीय अवधारणा मतलब तीन आयाम क्या है, तीन अवधारणाएं क्या है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। और दूसरा जो एक हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियां क्या होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियां मतलब जो पारंपरिक विधि चल रही है पीडीएस के रूप में, उसके अलावा हम और किस विधि को अपनाएं। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं आपका जो कल का प्रश्न था, जो पिछले वीडियो में आपको प्रश्न दिया गया था, उसका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न दिया गया था वो था कि गैर मेरिट सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसमें अपने विचार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए कि आपको गैर मेरिट सब्सिडी क्या थी, मेरिट सब्सिडी क्या थी। इस वीडियो को हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा हुआ था इस चीज़ को कि मेरिट सब्सिडी क्या होती है और गैर मेरिट सब्सिडी क्या होती है। ठीक है, वहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा था कि सब्सिडी का वह रूप जो क्या है जिसका खर्च जिसके खर्च से या जिसको वहन करने से, खर्च करने से पूरे समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ होता है। ठीक है, जैसे आप क्या है शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ सब्सिडी दी जा रही है या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सब्सिडी दी जा रही है तो इसका लाभ कई एक व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसका लाभ क्या है समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाती है आपकी मेरिट सब्सिडी हो जाती है। ठीक है, तो सब्सिडी का वह रूप जिससे क्या होता है एक बड़े सामाजिक वर्ग का कल्याण होता है, वो मेरिट सब्सिडी कहला जाती है। ठीक है, और वहीं उल्टा क्या हो जाता है उसका दूसरा गैर मेरिट सब्सिडी, मतलब सब्सिडी का वह रूप जिससे सिर्फ व्यक्ति का कल्याण होता है, व्यक्ति विशेष का कल्याण होता है, वो क्या कहला जाती है आपकी गैर मेरिट सब्सिडी कहला जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रश्न था कि क्या गैर मेरिट सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब ऐसी सब्सिडी जिससे सिर्फ व्यक्ति विशेष का लाभ होता है, क्या उसको समाप्त किया जाना चाहिए। आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। ठीक है, तो एक इसका इंट्रो बनाएंगे आप, उसके इंट्रो में आप क्या बता सकते हैं, गैर मेरिट सब्सिडी की परिभाषा दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाइन में उसको कवर किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला मेन पोर्शन आएगा, जो बॉडी पोर्शन है, तो आपको इसमें जो जाना चाहिए उस किसके पक्ष में जाना चाहिए, गैर मेरिट सब्सिडी को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, पर इसके लिए क्या होना चाहिए, अचानक से इसको नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आज सरकार आई एक प्रपोजल लेकर के और सरकार ने आज की तारीख से गैर मेरिट सब्सिडी को क्या कर दिया, पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे जो लाभार्थी वर्ग है उन पर अचानक से प्रभाव पड़ेगा और बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और अर्थव्यवस्था में भी मुद्रास्फीति और मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार ऐसा करेगी भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक या बोल ले तो वोट बैंक का मुद्दा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सुझाव देंगे। ठीक है, सुझाव देंगे किसको, गैर मेरिट को सब्सिडी को समाप्त करने के लिए। तो उसके सब सुझाव के आपके सुझावों में क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रियोरिटी होनी चाहिए, ये करते जाओ आप और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, गैर मेरिट सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। जैसे क्या है यहाँ पे जो आप सब्सिडी दे रहे हैं गैर मेरिट के क्षेत्र में, उसमें क्या कर दीजिए, लक्ष्योन्मुक्तता लाइए। लक्ष्योन्मुक्तता मतलब लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए, मतलब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, हमारा जो लाभार्थी वर्ग है उस तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही है, वो उसका कहीं बीच में लीकेज तो नहीं हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को पहले सुनिश्चित किया जाए। ये कैसे कर सकते हैं आप, तो उसका यहाँ पे तीसरे नंबर में लिखा हुआ है, चौथे नंबर में आप उसके लिए डीबीटी और जैम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, लाभार्थी के बैंक खाते में क्या किया जाना चाहिए, धन का हस्तांतरण या लाभ का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो सबसे सफल प्रयोग है वो जैम ट्रिनिटी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जनधन, आधार और मोबाइल, जे से जनधन है, ए से आधार है, एम से मोबाइल है, तो जैम ट्रिनिटी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका पहला इसके संबंध में सुझाव हो गया। दूसरा क्या हो गया, लक्षित समूह को सब्सिडी समयबद्ध प्राप्त हो। दूसरा जो इसमें प्रयास किया जाना चाहिए, दूसरा यूं कहे तीसरा प्रयास कि क्या है, लक्षित समय में प्राप्त होना चाहिए, एक टाइम पीरियड फिक्स हो कि भाई जो भी लाभ दिया जाने वाला है, जो भी कृषक वर्ग है या समाज का कोई अन्य वर्ग है, अगर उसको जो भी लाभ दिया जा रहा है सब्सिडी के रूप में, तो एक लक्षित टाइम पीरियड प्राप्त हो जाए। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए,
टाइम पीरियड फिक्स किया जाना चाहिए कि 10 दिन 15 दिन में मिल जाता है, ठीक है। जैसे आपका क्या है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत फिक्स है कि कोई भी पर्टिकुलर सेवा आपको इतने दिन में प्राप्त होगी, वैसे यहाँ पे भी क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए फिक्स होना चाहिए कि इतने दिन में सब्सिडी का लाभ जनता तक पहुँच जाएगा। तीसरा जो है उसको चौथा क्या है कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि सब्सिडी की राशनिंग की जानी चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले राशनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो राशनिंग का मतलब होता है कि एक अपर कैप लगाना। अपर कैप लगाने का मतलब क्या होता है कि एक उच्चतम सीमा क्या है उसका निर्धारण कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। उच्चतम सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसको समझते हैं कैसे कि जैसे मान लो उर्वरक के लिए सरकार क्या है, सब्सिडी देती है। उर्वरक के लिए सरकार सब्सिडी किस प्रकार से दे रही है कि किसान वर्ग आएगा, जिसके पास जो भी भूमि है आएगा, उसमें उर्वरक लेगा, कोई 1 कुंटल लेगा, कोई 2 कुंटल लेगा, कोई तीन कुंटल लेगा, ठीक है। अब मान लो कोई एक छोटा किसान है जिसको आवश्यकता कितने की है, मात्र 50 किलो की, पर वो अपने उसके ले कितनी जाता है, अपनी क्षमता के अनुसार वो कितनी लेके जाता है, 2 कुंटल लेके जाता है। मतलब वो 150 किलो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, जो तो क्या करने वाला है उसका, वो अंधाधुंध प्रयोग करने वाला है अपने वहाँ पे, ठीक है, खेत में। तो अब इसमें सरकार क्या कर दे कि उसका राशनिंग अपर कैप फिक्स कर दे कि भाई अगर कोई सीमांत किसान है तो उसको भाई 50 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगी, कोई लघु किसान है तो उसको भाई 1 कुंटल से ज़्यादा नहीं मिलेगी, मध्यम किसान है तो उसको 5 कुंटल से ज़्यादा नहीं मिलेगी, 4 कुंटल से ज़्यादा एक अपर कैप लगाई जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये क्या, हम सिर्फ उर्वरक की बात की है, इसको हर सेक्टर में लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। इसको हर सेक्टर में लागू किया जाना चाहिए। तो ये राशनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथा जो प्रयोग किया जाना चाहिए सुझाव यहाँ पे कि यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाओ। ये जो सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव है पर्यावरण पर, उनके प्रति जागरूकता लाओ, किसानों के मध्य, अन्य जो वर्ग है उनके मध्य, ठीक है। अगर पेट्रोल डीजल में सब्सिडी दी जा रही है तो उसका, और एलपीजी सीएनजी में सब्सिडी दी जा रही है तो उसका अंधाधुंध प्रयोग ना होने पाए, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, ठीक है। और अगला क्या है आपका कि अप्रत्यक्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपने यहाँ पे सुझाव दिए, इन सभी सुझावों का अल्टीमेट मतलब क्या निकलने वाला है, जो आप अपने कंक्लूजन में देंगे, इस कंक्लूजन को देना बहुत आवश्यक है, तभी आपका पॉइंट वहाँ पे सिद्ध होगा। आपका कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे कि गैर मेरिट सब्सिडी को कम करके सिर्फ मेरिट सब्सिडी को जारी रखा जाना चाहिए। गैर मेरिट सब्सिडी कैसे कम होगी, इन उपायों से कम होगी, और धीरे धीरे कम करते हुए इसको समाप्त किया जा सकता है, और मेरिट सब्सिडी को धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके देश में अवसंरचना विकास हो और लोग क्या है, लोग या जो भी जनता है, नागरिक हैं, वो अपने अपने उसके लिए ऋण आदि के लिए क्या है, सरकार पर निर्भर ना रहें, सब्सिडी के लिए सरकार पर निर्भर ना रहें, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न को टैकल किया जाना चाहिए था। अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक में। आज के हमारे टॉपिक हम सिर्फ 2 चीज़ों की बात का डिस्कशन करने वाले हैं। हमने पहले भी देख लिया कि एक त्रिविमीय अवधारणा देखने वाले हम खाद्य सुरक्षा की, और दूसरा उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपका वैकल्पिक विधियाँ क्या होती हैं खाद्य सुरक्षा की। सबसे पहले आते हैं त्रिविमीय अवधारणा में। यहाँ पे त्रिविमीय अवधारणा हमने 3 चीज़ें देखनी। पहला, बाजार में उपलब्धता हो, दूसरा लोगों तक उसकी पहुँच हो, और तीसरा उसका अवशोषण हो रहा हो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता। देखो, अब खाद्यान्न की बाजार में उपलब्धता 2 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका क्या होता है, जो सरकार उपलब्ध करवाती है, किसके माध्यम से, सरकार की अपनी खुद की दुकानें हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, पीडीएस की दुकानें बोलते हैं, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाली जो दुकानें होती हैं, सहकारी समिति वाली, वो दुकानें हो गई, ठीक है, जिसके तहत आपको अन्न दिया जाता है, 2 रुपये 3 रुपये जो भी उसकी कीमत होती है, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना या अन्य योजनाओं के तहत। तो ये पहला तरीका हो गया सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक तरीका। दूसरा एक तरीका क्या होता है, निजी तरीका। निजी तरीका मतलब जो खुला बाजार होता है, हाट बाजार होते हैं, मंडियां होती हैं, यहाँ पर भी खाद्यान्न की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता हो, सार्वजनिक बाजार में भी, निजी बाजार में भी, ताकि जो उपभोक्ता है उसको जब भी आवश्यकता पड़े वो वहां जा करके उसको क्या कर सके, खरीद सके, और अपना क्या है जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, लोगों की खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करना। अब लोगों की खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित कैसे होगी, देखो हमने पहले पॉइंट में देखा कि उपलब्धता सुनिश्चित कर दो, मतलब बाजार में उपलब्ध हो। दूसरा, अब जो बाजार में अन्न उपलब्ध है उस तक लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो देखो, लोगों के पहुंचने में 2 समस्या आती है। पहली समस्या क्या आती है, जो सबसे प्रमुख समस्या क्या है, लोगों के पास धन की कमी होना, ठीक है। अगर उनकी क्रय शक्ति कम है, उनकी क्रय शक्ति कम है, शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता, अगर वो कम है तो उस तक उनकी पहुंच नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर बाजार में गेहूं है 30 रुपए किलो मिल रहा है, और सामने कोई एक अति गरीब वाला जो परिवार है, गरीबी रेखा में क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा परिवार है, वो सक्षम नहीं है 30 रुपए किलो खरीद पाने में, ठीक है, 30 रुपए प्रति किलो खरीद पाने में। तो उस तक पहुंच कैसे सुनिश्चित हो, ये सरकार को
क्या है सुनिश्चित करना चाहिए। तो सरकार इसको कैसे सुनिश्चित करती है फिर? एनएफएसए के माध्यम से, पीडीएस के माध्यम से, खाद्यान्न सब्सिडी के माध्यम से। एनएफएसए क्या होता है आपका? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम होता है 2013। अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। पीडीएस क्या होता है आपका? सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1960 के दशक से चल रहा है। खाद्यान्न सब्सिडी, जो सरकार आपको 2 रुपये 3 रुपये में क्या है अन्न उपलब्ध करवाती है, वो क्या है खाद्यान्न सब्सिडी के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? उपलब्धता के बाद सुनिश्चितता हो गई कि लोग उस तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। और तीसरा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है अवशोषण का। अब इस चीज को समझो कि व्यक्तियों तक आपने खाद्यान्न पहुंचा दिया, व्यक्तियों तक बाजार में आपने खाद्यान्न पहुंचाया, फिर जनता ने गई उसको, लोगों ने खरीद भी लिया। अल्टीमेटली खरीदने के बाद उसको होना क्या है? आपको जनता के द्वारा उसका क्या किया जाना है? एक तरीके से ग्रहण किया जाना है, उसको खाया जाना है। पर उसका क्या हो रहा है? प्रॉपर अवशोषण नहीं हो रहा है। प्रॉपर अवशोषण ना होने की वजह से क्या होगा? आपकी जो खाद्य सुरक्षा की जिस उद्देश्य से वो दिया गया था, भोजन आपको ग्रहण किया था आपने, वो वहां पे अचीव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अवशोषण नहीं हुआ, तो आपका पोषण स्तर क्या होने वाला है? वहां पर कम होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। देखो, खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम क्या है? शरीर में भोजन का अवशोषण तथा उसकी समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना। भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल, गैर खाद्य कारकों पर क्या है निर्भर करता है, ठीक है। तो आपने क्या यहाँ पे समझा कि आपने भोजन तो ग्रहण कर लिया, पर उसका क्या हुआ? अवशोषण नहीं हुआ अच्छे से। अवशोषण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई सारी समस्याएं आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास का जो व्यवहारिक वातावरण है उसमें विद्यमान है। कौन सी समस्या हो सकती हैं? अस्वच्छता की समस्या हो सकती है, मानवीय बीमारियों की समस्या हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है जिसके कारण आपको भोजन नहीं पच रहा है, ठीक है, अवशोषण नहीं हो पा रहा है उसका, ठीक है, वो हो सकता है। या गैर खाद्य कारक हो सकते हैं, कुछ अन्य कारक, ठीक है, जो आपके अवशोषण की क्रिया पर क्या डालते हैं? प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या था आपका? त्रिविमीय अवधारणा थी, ठीक है। इन तीनों को क्या है खाद्य सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब चलते हैं खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियों पे। खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियां क्या होती हैं? तो देखो, खाद्य सुरक्षा की जो सामान्य विधि चली आ रही है उसके तहत क्या है कि आप क्या है सरकार खाद्यान्न सब्सिडी उपलब्ध कराती है अप्रत्यक्ष तरीके से। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट रूप से। मतलब जो उपभोक्ता है, जो लाभार्थी है, उसको मात्र 2 रुपए ही दे वहां पे करने पड़ते हैं, जो सहकारी जो वो होती है, समिति की दुकान होती है उसमें, या फिर 3 रुपए ही पे करने पड़ते हैं, 2 रुपए गेहूं के, 3 रुपए चावल के, इस टाइप से जो भी कीमत चल रही है एग्जैक्टली, है ना। तो उसके हिसाब से उतना ही उसको पे करना पड़ता है। बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है वो सरकार किसको दे देती है? सीधे आपका जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है, सेवा प्रदाता रहता है, उसको दे देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष सब्सिडी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है आपकी व्यवहारिक जो पारंपरिक व्यवस्था चली आ रही है खाद्यान्न वितरण वगैरह की, या खाद्य सुरक्षा के लिए जो विधि चली आ रही है, वो पारंपरिक व्यवस्था हो गई। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वैकल्पिक विधियों की, जो नई विधियां क्या हो सकती हैं। तो पहला इसमें आता है खाद्यान्न कूपन प्रणाली। खाद्यान्न कूपन प्रणाली क्या है, इस चीज को समझते हैं, जो लिखा है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है देखो कि पीडीएस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बीपीएल परिवार जो हैं उनको खाद्यान्न कूपन देकर के पीडीएस की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिए। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त की जाएगी जब निर्धनों की पहचान के लिए विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाए। इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको पढ़ लीजिए, आप आपके काम की चीज़ है, मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, खाद्यान्न कूपन प्रणाली में एग्जैक्टली पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि अभी आप क्या है पीडीएस की दुकान में जाते हैं, 2 रुपये पे करते हैं, 3 रुपये पे करते हैं, जो भी है, और अपना अन्न लेके आ जाते हैं, ठीक है। और उसका जो रेस्ट अमाउंट रहता है वो सरकार द्वारा पे कर दिया जाता है सेवा प्रदाता को। यहाँ पे इनका क्या कहना है कि सरकार द्वारा आपको क्या है, उपभोक्ता को क्या है, कूपन दे दिया जाएगा, और आप जब भी क्या है अन्न वितरण होगा उस सहकारी दुकान में, पीडीएस दुकान में, तो आप क्या करेंगे, उस दुकान में जाएंगे, अपना कूपन देंगे, ठीक है। आप अपने उस मंथ का कूपन देंगे, उस माह का कूपन देंगे, और वहां पे सेवा प्रदाता द्वारा आपको क्या दे दिया जाएगा? अन्न वितरण कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक समस्या क्या जाने वाली है कि कूपन का उपयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। क्या लाभार्थी द्वारा, जो उसका उचित लाभार्थी उसके द्वारा ही कूपन का प्रयोग किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लाभार्थी ने अपना कूपन किसी और को दे के रखा हुआ है? ये सब समस्याएं जाएंगी। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक यूनिक आईडी जनरेट करनी पड़ेगी सभी के लिए, ठीक है, जिससे उसकी पहचान हो सके। या फिर एक तरीका क्या हो सकता है उसका कि सरकार जो अभी कर रही है, राशन कार्ड को आधार कार्ड से अटैच करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहला कूपन प्रणाली हो गई कि आप सरकार द्वारा कूपन बांटे जा रहे हैं, जनता कूपन देके जाके अपना अन्न ले ले। दूसरा है बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड। बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड जो चालू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रौद्योगिकी विकास के साथ स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आए। इन कार्डों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया। जैसे क्या है, आप कोई भी
सुविधा अगर एक्सेस करते हैं, अगर आप जैसे किसी वो है कि कोई जो इंस्टीट्यूट होते हैं या कोई संस्थान होते हैं, उनके कार्ड बन जाते हैं, उन कार्ड के माध्यम से आप वहाँ की सेवाओं को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि जनता को सरकार क्या कर दे, सरकार के द्वारा जनता को स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए जाएं, ठीक है। एक प्रकार की क्या हो जाएगी, ये आईडी हो जाएगी उनके लिए, ठीक है। उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से वो जाके क्या कर सकता है, अन्न ले सकता है, ठीक है। और तीसरा है बफर स्टॉक को बढ़ाना। ये बहुत बड़ी समस्या है, हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया हुआ था पिछले लेक्चर में कि हमारे देश में जो वो है बफर स्टॉक है, या जो भंडार गृह हैं, गोदाम हैं, इन सब का क्या है, विकेंद्रीकरण नहीं है, ये बहुत केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में संचालित हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो समस्याएं विद्यमान है, भंडारगृहों की कमी है, अन्य चीज़ों की कमी है, बफर स्टॉक उतना नहीं ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इन सब समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। तो बफर स्टॉक को बढ़ाने में यहाँ पे जो बात की जा रही है उसमें क्या है कि अभी हमारे यहाँ बफर स्टॉक सिर्फ 3 चीज़ों का जमा किया जाता है, क्या क्या, गेहूँ का, चावल का, और तीसरा जो है अभी 2015 से किया जा रहा है वो है दालों का, किसका, पल्सेस का, ठीक है। फीड का, राइस का और पल्सेस का। पल्सेस का सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2015 में क्राइसिस खड़ी हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए एग्जैक्टली कि बफर स्टॉक में जो वो है बफर स्टॉक का जो पूल है, बफर स्टॉक का जो पूल है, वो जो व्यवस्था है उसमें अन्नों की संख्या बढ़ाई जाए, अलग अलग प्रकार की फसलें रखी जाए, ठीक है। जैसे क्या है, जो यहाँ पे प्रमुख फसलें रखी जानी चाहिए वो क्या है, इसमें वो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इन फसलों को भी रखा जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फसलें जो सामान्य खाद्यान्न फसलें गेहूं चावल होती हैं, इनसे बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैं। ज्वार बाजरा में क्या है, पौष्टिक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको भी क्या किया जाना चाहिए, भंडारित किया जाना चाहिए, ताकि खाद्य सुरक्षा को वाकई में सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियाँ, एक कूपन प्रणाली है, बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड है, तीसरा बफर स्टॉक का बढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया जो वैकल्पिक विधि अभी चालू की गई है 2021 से, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वो क्या है आपका, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। अब ये व्यवस्था क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, वैसे आगे इसमें बाद में पढ़ेंगे। देखो हमारे यहाँ पे एक समस्या क्या है, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सीमित है वो, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवसन या प्रवजन जिसको बोलते हैं, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उद्योग की बहुत कमी है, तो लोग अपने रोजगार उद्योग आदि के लिए कहाँ जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है कि उनके नाम से जो अन्न वितरण सरकार द्वारा भेजा जा रहा था, गाँव की जो सहकारी वो है, मंडी की दुकान है, जो भी है, पीडीएस की दुकान है, उसमें अब वो तो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उस गांव में रहते ही नहीं, वो बाहर, वो रोजगार के लिए दूसरे शहर में बस गए हैं, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है कि उनके नाम पे जो अन्न आता है वो लूप होल की वजह से, लीकेज की वजह से क्या कर दिया जाता है, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यक्ति दूसरी जगह माइग्रेट होकर गया, दूसरे शहर में माइग्रेट होकर गया, वहाँ उसको जाके क्या करना पड़ता है, अन्न खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो सरकार ने इसमें क्या व्यवस्था की कि वन नेशन वन राशन कार्ड, मतलब एक राशन कार्ड को आप पूरे देश में प्रयोग कर सकते हैं। पहले क्या था, उस राशन कार्ड को आप अपने गांव की या जो वहाँ की दुकान है आपके लोकल की, सिर्फ वहीं पे जाके प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे वो रजिस्टर्ड थी, ठीक है। इसके तहत क्या कर, जबकि इसके तहत क्या होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आप कहीं का भी बना हुआ राशन कार्ड कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये व्यवस्था की गई, ये भी एक नई वैकल्पिक व्यवस्था है, ये भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बहुत अच्छा नायाब तरीका सिद्ध हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रयास है वो है आईसीडीएस का। आईसीडीएस क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, ठीक है। दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती है। तीसरा एनएफएसए मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा वो जो आपका अधिनियम है वो है। चौथा मिड डे मील जो कार्यक्रम चल रहा है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 1995 के दशक से चल रहा है। चौथा पांचवा जो है एमएसपी चल रहा है आपका, और अंत्योदय अन्न योजना चल रही, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो आज हमने जो आपके इस लेक्चर में देखा वो क्या था, त्रिविमीय अवधारणा थी खाद्य सुरक्षा की। दूसरा हमने वैकल्पिक विधियां देखी, और तीसरा सरकार के प्रयास देखे, ठीक है। सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, इन सभी प्रयासों को हम डिटेल में आगे के आने वाले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले आपके लिए जो प्रश्न रहेगा कल का, 5 नंबर में प्रश्न रहेगा, 50 शब्दों में आपको लिखना है, 50 से 60 शब्दों में उसको लिखना है। हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको उत्तर क्या है चेक करके
बता दिया जाएगा क्या इसका मॉडल आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका प्रश्न रहेगा वो क्या है कि सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने हेतु किए जा रहे प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न अच्छे से समझिएगा, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को आय दोगुनी करने के लिए, उनको बताना है, ना कि ये बताना है, यहाँ पे ये नहीं बताना है कि सरकार ने क्या 7 सूत्री रणनीति बताई है। ठीक है, 7 पॉइंट एजेंडा नहीं बताना है यहाँ पर आपको, सरकार के सीधे यहाँ पे क्या बताने हैं, प्रयास बताने, सरकार ने क्या प्रयास किया है 2015 14 15 16 से लेकर के अभी तक। ठीक है, क्योंकि 2022 आने वाला है, वो सरकार का क्या है, टारगेट है 2022 तक में किसानों की आय दोगुनी करने का। ठीक है, तो यहाँ लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने का आपको ये लाभ मिलेगा कि आपको भी यहाँ पे चैनल में वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को तुरंत क्या है देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।